नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं में से आज हम उनकी कविता मोचीराम और उसके भावार्थ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। सुदामा पांडे धूमिल, कविता मोचीराम। सुदामा पांडे धूमिल की यह कविता संसद से सड़क तक कविता संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति किया है। कवि कहते हैं कि आदमी को अपनी सीमा एवं दायरा मालूम होना चाहिए। मोचीराम का जो काम है वह अपना काम बखूबी कर रहा है। उसकी फटे हाल जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हुआ है। वह जहाँ था वहीं है, यह उसकी सीमा है। धूमिल साधारण आदमियों के पास सिर्फ दया और करुणा लेकर नहीं उपस्थित होते, बल्कि उनके रोज़मर्रा के संघर्ष का साक्षी बनते हैं। उनकी विचार दृष्टि एवं बुनियादी लोगों के प्रति उनकी भावात्मक क्रिया प्रतिक्रिया को भी अंकित करती है। मोचीराम कविता में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज के कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक ओर तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। साथ ही इस कविता में समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति का ऊहापोह को भी दिखाया गया है। मोचीराम कविता में मोचीराम के बड़प्पन को और उसकी जीवन को आंकने वाली सूक्ष्म दृष्टि को उसकी शब्दावली में अंकित करते हुए कहते हैं कि बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इस कविता के द्वारा धूमिल ने यह जताने की कोशिश की है कि कविता तथाकथित सभ्य और बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती नहीं है और न ही कविता की भाषा पर किसी खास वर्ग का अधिकार है। ऐसा लिखते हुए वे कविता को छंद, लय और अलंकृत भाषा के प्रयोग के बंधनों से मुक्त करने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। मोचीराम अलग अलग आदमियों की नियति एवं प्रकृति का खुलासा करता है। मोचीराम आज की भाग दौड़ और अहंकार को बिंबित करता है। मोचीराम अपनी जिजीविषा, संघर्ष चेतना और आदमीयता का बयान करता है। धूमिल इस कविता के माध्यम से हर स्थिति और परिस्थिति में एक अदद आदमी के शख्सियत और स्वाभिमान को तलाशने की चेष्टा करते हैं। कविता मोचीराम, यह कविता संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी कविता संग्रह में संकलित है। अब कविता का वाचन कर हम उसके भावार्थ को समझते हैं। कविता है। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। भावार्थ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोचीराम पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला एक दलित व्यक्ति है जो कवि धूमिल से कुछ कहना चाहता है। मोचीराम के हाथ में जूता सिलने वाला या मरम्मत करने वाला उपकरण रापी है। उससे वह नज़र हटाकर आंखें ऊपर उठाकर कवि की ओर थोड़ी देर तक देखता है। ऐसा लगता है कि मानो वह कवि से कुछ ढूंढने या टटोलने का प्रयास कर रहा हो या वह उसे परखना चाहता हो। उसके बाद मोचीराम ने कवि से हंसते हुए कवि का विश्वास करते हुए बोला, सच कहूँ बाबूजी, मेरी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरी दृष्टि में सभी समान हैं। मेरे लिए हर आदमी
एक जोड़ी जूता है जो कि मेरे सामने अपने जूते की मरम्मत करवाने के लिए खड़ा है। मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं सबको एक समान मानता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। भावार्थ, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोचीराम अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि असल बात यह है कि वह चाहे जो भी है, जहाँ है वह वहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जिस भी हाल में रह रहा है उसी हालत में वह जिंदा है। जूते की माप जितनी है वह उतना ही रहेगा, वहीं उसकी सीमा है। मुझे मालूम है, यह बात हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि मैं एक पेशेवर पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ। मुझे यह भी पता है कि एक पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कोई आदमी है जिसे जूतों में लगने वाले टाँके की चोट पड़ती है, जो जूतों से निकलकर उंगली को जोर से लगती है। उन उंगलियों को यह चोट हथौड़े की मार की तरह लगती है, जिसे जिसे उसे सहना पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चूग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। भावार्थ यह है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मोचीराम अपनी बात व्यक्त करता हुआ बताता है कि मेरे पास तरह तरह के जूते लेकर अलग अलग आदमी ठीक कराने के लिए आते हैं। सभी की अपनी एक अलग पहचान है। वे सभी अपने आप में ही चुप रहकर भी अपनी औकात, वजूद और नएपन को व्यक्त करते हैं। उनके स्वरूप और बनावट में विभिन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार एक जूता है जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। जूता एक थैली के समान होती है जिसे एक आदमी पहनता है, मगर अलग अलग रूप में होता है। हर आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो हम नए जूते पहनेंगे। गरीब आदमी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उसकी उम्मीद ठीक ऐसी है जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग उसमें उलझकर फंस जाता है और वह इस आशा में रहता है कि मैं इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा, यह सोचकर कोशिश करता रहता है। अगली पंक्तियां हैं, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। भावार्थ, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोचीराम जूते सिलवाने आए आदमी से कहना चाहता है कि बाबूजी जूते की मरम्मत पर पैसा खर्च मत करो, लेकिन वह यह सब मन में ही कहता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। वह कहता है कि मैं भीतर से कांप जाता हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आती है, यह कैसा आदमी है जो अपनी मनुष्य जाति पर थूक रहा है, जो इस जूते की हालत को नहीं देख पा रहा है। कोई जगह खाली नहीं है जहाँ टाँके नहीं लगा रहा हूँ। उस वक्त मैं जूते को नए सिरे से जोड़ता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े को
समेटने के लिए मेरी आंखें उसी में लगी होती है और इस पेशे से जुड़े हुए आदमी को बहुत ही मुश्किल से देख पाता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिशाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक जूता और है जिसे एक आदमी पैरों में बांधकर घूमने के लिए निकलता है। वह व्यक्ति न तो बुद्धिमान लगता है और ना ही वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच नजर आता है, हाथों में तो वह घड़ी पहनकर निकलता है लेकिन उसको जाना कहीं नहीं है। बस चेहरे में हड़बड़ी नज़र आ रही है। वह न तो बनिया है और न ही बिशाती है लेकिन तेवर उसके ऐसे हैं जैसे कि वह हिटलर का नाती हो। नखरे ऐसे हैं कि मत पूछो। इसे काटो, उसे बांध दो, उसको ठोक दो, यहाँ घिस दो, जूते को चमका दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो, बस यही करते रहता है। और तो और रुमाल निकाल कर वो हो बहुत गर्मी लग रही है कहकर रुमाल से हवा करता है। मौसम के नाम पर बिसूरता हुआ सड़क पर आते जाते लोगों को बंदर की तरह निहारते रहता है। तात्पर्य यह है कि वह आदमी अपनी व्यस्तता दिखाकर मोचीराम का ध्यान भटकाना चाहता है और पैसे देने से कन्नी काटता है। दरअसल वह अपनी शेखी दिखाकर रोब जमाता है और पारिश्रमिक देने से कतराता है। अगली पंक्तियां हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों शुकतल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि उस जूते ठीक करवाने आए इंसान की छोटी सोच से मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई है मगर इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे कोई संदेह हुआ हो। कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास है कि वो कहीं न कहीं मेरे पैसे और जूते के बीच कोई अंतर है। यह अंतर का कारण आदमी है। वह एक छोटा आदमी है, छोटी हरकत करता है। जूते ठीक करते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है तो उस दर्द को वह दिल में छुपा लेता है। काम करते वक्त दर्द तो होता है पर वह उसे सहन कर लेता है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, सच बात तो यह है
कि जीवन जीने के पीछे अगर अच्छा उद्देश्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। उसके बाद राम नाम का लिखा हुआ वस्त्र बेचकर या वेश्याओं की दलाली करके पैसे कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वह स्थान होता है जब मनुष्य अपनी पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है। तब भी उसे लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है। हर मौसम उसे बेचैन करती है। जैसे बसंत के मौसम में दिन सुहाना होता है, एक पतली रस्सी की तरह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों में लाल लाल पत्ते, हजारों फूल धूप में सींचने के लिए लटकते हैं, वैसे ही मनुष्य का हालत होता है। अगली पंक्तियां हैं। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। भावार्थ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा सुननी पड़े तो मन में दुख होता है। मन में बच्चे की तरह झुंझलाहट और चीख निकलने लगती है। मैं सच कहता हूँ, उस समय जूते की मरम्मत करने वाले औजार के हत्थे को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाथ कहीं और जाता है तो आँख कहीं और। मन काम पर आने से बार बार मना करता है। लगता है जैसे चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता हो। यह आश्चर्य की बात नहीं, सोचने की बात है कि किसी भी तरह से जिंदगी को किताब के आधार पर नहीं मापा जाता है। जो ऐसा करता है वह असलियत को नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि वह असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता है। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। वह तो बहुत आसानी से कह देगा कि यार तुम तो मोची नहीं, शायर हो। लेकिन सच तो यह है कि वह एक बहुत ही दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। अगली पंक्तियां हैं। जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। भावार्थ यह है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अगर वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर किसी आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, तो वह गलत है। कवि इस विषय में कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि आग सभी को जलाती है। जीवन की सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। आग किसी को भी नहीं छोड़ती है। कुछ लोग हैं जिन्हें शब्दों का ज्ञान हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी अक्षरों के आगे अंधे बने हुए हैं, क्योंकि वे लोग भूख से डरते हैं, पेट की आग उन्हें सताती है। कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप का मतलब एक ही है। दोनों ही भविष्य बनाने में अपना अपना फर्ज निभाते हैं।
शक्ति दोनों में है। दोनों अपना समय समय पर काम करते हैं। धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना, देखा, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।